तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया इंडेक्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंडेक्स 34। इंडेक्स 34 बेसिकली हमें रिपोर्टिंग के बारे में बताता है, ना कि अकाउंटिंग के बारे में। हमारे जितने भी इंडेक्स हैं हमारी बुक्स के अंदर, हमारे सिलेबस में जितने भी इंडेक्स हैं सी फाइनल में, वो सब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। बट एक इकलौता ऐसा ये इंडेक्स है जो हमें रिपोर्टिंग के बारे में बताता है, वो भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। देखो, जो इंडेक्स है उसका नाम ही इंटरिम है। इंटरिम से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूरे साल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में नहीं बता रहा। ये हमें जो 1 साल से कम की हम रिपोर्टिंग करते हैं उसके बारे में ये इंडेक्स में बताता है कि हमें कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हर कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी होगी उसमें कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स होंगे। अब कुछ लोग इन्वेस्टर्स होंगे, मतलब या कि कुछ लोग जो हैं उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे और कुछ लोग उनको लोन देंगे। हर कंपनी 2 तरीके से चलती है अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, या तो उस पर पैसा कुछ इन्वेस्टर्स लगाएँगे अपना, या वो लोन लेगी जो लेंडर्स होंगे। तो लेंडर्स और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, यानी जो मालिक हैं, वो दोनों को मिलकर हम कहते हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के। तो ये स्टेक होल्डर जब भी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो ये भी चाहेंगे कि हर एक पीरियड के अकॉर्डिंग हमें कंपनी की रिपोर्ट के बारे में पता चले कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की क्या पोजीशन है, ठीक है। तो वो भी चाहेंगे कि हमें पता चल सके कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, कितना ग्रो करी है और फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी, उसके पास कितनी नेटवर्थ हो चुकी है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हम इस कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये डिपेंड करेगा कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर, कि भाई कंपनी पर और पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो हर कंपनी को क्या होता है कि अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है एनुअली। जनरली हम मेरे को एनुअली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये पता चल सके, वो अपनी डिसीजन लेने में उनके लिए आसानी हो। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं एज पर इंड AS 1। सारे इंडियाज़ का कंप्लायंस होता है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं और यूज़र्स को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो अपना डिसीजन ले सकें कि उनको और कितना इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा रखना है, निकालना है और इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है, तो उनके लिए ये बेटर होता है। तो हम जब एनुअली करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, करेक्ट। बट कई बार क्या होता है, कंपनी को 1 साल के अंदर तो करनी है रिपोर्टिंग, साल में 1 बार तो रिपोर्टिंग करनी है, बट कई बार साल से कम में भी रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे कि हाफ ईयरली भी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, क्वार्टरली भी करनी पड़ सकती है। तो ये जब क्वार्टरली करनी पड़ रही है या 6 महीने में करनी पड़ रही है, तो इसको हम कह सकते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो है, अभी भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर तो करोगे, बट अब आप इंटरिम के करोगे, यानी 1 साल से कम। 1 साल से कम हम जितने भी फाइनेंशियल बनाते हैं एज़ पर द स्टेक होल्डर्स डिमांड, वो सारे के सारे कहलाते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उनकी रिपोर्टिंग को हम कहेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये इंड AS 34 हमें सिर्फ रिपोर्टिंग के बारे में बताता है, ना कि अकाउंटिंग के बारे में। इस बात को आप ध्यान रख लो, ठीक है। तो इंड AS 34 हमें बताता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। हमारे 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बनते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम हर साल बनाते हैं, ये हम सबको पता ही है कि एनुअली बनते हैं। सारे इंड AS का कंप्लायंस होता है एज पर इंड AS 1 के अकॉर्डिंग, सारी की सारी फीचर्स होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो, मटेरियलिटी हो, गोइंग कंसर्न हो, एक्रूवल कंसिस्टेंसी, ये सब तो नॉर्मल है जो हमारा सारे हम शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं डिवीजन 2 का एज पर इंड AS के लिए। जिस कंपनी पर इंड AS एप्लीकेबल है उसके लिए डिवीजन 2 का फॉर्मेट यूज़ होगा, शेड्यूल 3 वाला, ठीक है। अब जो इंटरिम होगा, अब इंटरिम के लिए कैसे आपको फॉर्मेट यूज़ करना है, उसके लिए हमें इंड AS 34 बताता है। तो इंड AS 34 में रिपोर्टिंग के बारे में बताता है कि कैसे आपने रिपोर्टिंग करनी है। अब हम आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट आया क्यों? इसका कॉन्सेप्ट सिंपल इसलिए आया, कई बार क्या होता है कि यार हर कंपनी को साल में तो देना ही है। जैसे हम बोलें कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, करेक्ट। अब कई बार क्या होता है कि हो सकता है अप्रैल से अप्रैल से जून के बीच में, यानी 3 मंथ्स के अंदर कोई ऐसी मटेरियल ट्रांजैक्शन हो गई है, कोई ऐसा मटेरियल इवेंट हो चुका है जिससे यूज़र्स के डिसीजन को अफेक्ट किया जा सकता है, जिससे यूज़र का डिसीजन अफेक्ट हो या डिसीजन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो ये 3 महीने में आ सकते हैं, बट हमारी जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो तो साल में है। यानी जब यूज़र्स के पास जो इन्फॉर्मेशन जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, वो तो साल के एंड में ही जाएगी, यानी 31 मार्च पे ही जाएगी। तो इतना लंबा पीरियड है, अब इनको पता चलेगा 1 साल के बाद ही कि भाई क्या ट्रांज़ैक्शन हुई जिससे कंपनी को लॉस हुआ या जो भी इवेंट ट्रांज़ैक्शन हुआ।
तो इसलिए कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि भाई ये जो 3 महीने का ट्रांज़ैक्शन मटेरियल हुआ, आप हमें 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दो, ताकि हमें पता चल सके कि यार कोई मटेरियल ट्रांज़ैक्शन हुई है और हम डिसीजन अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ले सकें, हमें 1 साल का वेट ना करना पड़े। तो ये तो फिर यार कभी भी हो सकता है 1 महीने के अंदर ही कोई ट्रांज़ैक्शन ऐसी हो जाए मटेरियल, तो क्या बंदा कंपनी क्या हर महीने-महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगी? नहीं। तो कंपनी को तो फिर ऐसे बिज़नेस बंद कर देना चाहिए अपना। हर महीने-महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना शुरू कर देना चाहिए हमेशा, कि हर महीने आप क्या करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, जो भी है स्टेक होल्डर्स को दे दो। तो उस पर उनका इतना टाइम लगेगा, उनका इतना टाइम एनर्जी वेस्ट होगी, उनकी इतनी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी। तो इससे बेटर ये है कि स्टेक होल्डर्स ने बोला कि आप मुझे 3-3 महीने का बना दो या 6 महीने का बना दो। तो कंपनी का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 3 महीने का बना देंगे। तो हम क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ताकि हमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको भी जो है सारी इन्फॉर्मेशंस ट्रू एंड फेयर मिल सकेंगे टाइमली। उनको आपको भी पूरे 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये जो है एग्री हो गया है स्टेक होल्डर्स के बीच में और कंपनी के बीच में। तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएँगे और रिपोर्टिंग हो जाएगी किसको? स्टेक होल्डर्स को। अब कंपनी जब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसको इंड एस 34 लगाना है, ठीक है? हर कंपनी के लिए मैंडेटरी तो नहीं है कि आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हो, बट अगर आप बना रहे हो तो आपको इंड एस 34 लगाना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ठीक है? अब क्या होगा कि इंड एस 34 ने हमें 2 तरह की चॉइसेस दी। या तो आप क्या करो, जो आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आप उनको एज़ इट इज़ वैसे ही बनाओ जैसे कि आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, यानी कि इंड एस 1 के अकॉर्डिंग आप पूरी प्रेजेंटेशन रखो, सारा डिस्क्लोजर दो इंड एस 1 के अकॉर्डिंग, जो भी है जैसे जो फॉर्मेट यूज़ करते हो प्रॉपर यूज़ करो, प्रॉपर डिस्क्लोजर दो, जैसे कि आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, एज़ इट इज़ आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या करो कि जो मटेरियल नोट्स है ना, मटेरियल नोट्स, सिर्फ मटेरियल नोट्स दो, यानी जो मेन हेडिंग है और सब हेडिंग है, मतलब आपको डिटेल्स में नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिसमें आपका थोड़ा कम काम होगा, यानी जो थोड़ी कंडेंस फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी, यानी थोड़ी कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, डिटेल्ड में नहीं होंगे, यानी मटेरियल होंगे, जिससे कि सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप से आपके स्टेक होल्डर्स को पहुंच जाए, तो इतना डिटेल में बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दूसरा ऑप्शन ये देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, यानी कम इन्फॉर्मेशन दो यूज़र्स को, तो हर कंपनी कम ही देगी, कोई भी इतना लंबा काम नहीं करना चाहेगी। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन मैक्सिमम सारी कंपनीज यूज़ करती हैं अपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, ठीक है? तो 2 तरीके से हमारे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे ऑप्शन होते हैं। तो जनरली कंपनी क्या करते हैं, दूसरा ही ऑप्शन लेती है, क्योंकि उनका ऑप्शन है कम कम इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है? अब बात आती है कि नीरज कि अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो उस केस में कैसे फॉर्मेट रहेगा, कैसे कंपैरेटिव जाएगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ एक फाइनेंशियल ईयर 2023 है, अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 उसका फाइनेंशियल एंड होता है किसी कंपनी का। अब उसको क्या करना है, अपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने हैं। तो हम लेके चलते हैं कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक, 3 महीने के। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाफ ईयरली जो भी होंगे वो सब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहलाएंगे। तो अभी हम क्वार्टरली लेके चल रहे हैं। तो क्वार्टरली कंपनी दे रही है, तो उस केस में कैसे उसका कंपैरेटिव जाएगा, क्या जाएगा, वो आपको बताना है कि जो भी आपकी जितने भी आपकी स्टेटमेंट्स जाएंगी, जैसे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, SOCI, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैश फ्लो, ठीक है? तो ये सब कौन कैसे जाएगा वो हम अब बात करेंगे। सपोज़ करो 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023, यानी 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाने हैं इंटरिम। बनाओगे तो आप कंडेंस फॉर्म में ही, जैसे कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, यानी डिटेल में नहीं बनाओगे, सिर्फ मटेरियल नोट्स बनाओगे, ठीक है? अब आपको कैसे बनाने हैं ये बैलेंस शीट जब बनाओगे आप, तो बैलेंस शीट तो 30 सितंबर 2023 की जाएगी, करंट ईयर की, जो करंट पीरियड होगा आपका इंटरिम पीरियड 30 सितंबर 2023। अब इसका जो कंपैरेटिव जाएगा ना नीरज, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो जाएगी वो जाएगी जो आपका करंट इंटरिम पीरियड जिस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है उससे जस्ट प्रीवियस ईयर जो खत्म हुआ आपका, उसकी बैलेंस शीट जाएगी लास्ट डेट की। यानी आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, आपका था अप्रैल 2022 टू मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 की आपकी बैलेंस शीट जाएगी कंपैरेटिव में, समझ गए? तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा, पहले तो जो इंटरिम पीरियड है उसकी 30 सितंबर 2023 की बैलेंस शीट करंट पीरियड की, और कंपैरेटिव में जाएगी लास्ट या प्रीवियस जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसकी बैलेंस शीट जाएगी, यानी 31 मार्च 2023। तो ये हो गया बैलेंस शीट का पार्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें क्या जाएगा। देखो उसमें पहले तो करंट पीरियड जो आपका है 1
जुलाई 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023। एक तो ये पीरियड की आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल जाएगा, करेक्ट, ये तो जाएगा जाएगा। अब कंपैरेटिव में क्या जाएंगे, कंपैरेटिव में 3 जाएंगे। पहला कंपैरेटिव जाएगा जो पीरियड आपका इंटरिम पीरियड अभी है ना, 1 जुलाई 2023 टू 30 सितंबर 2023, इसी का सेम पीरियड का प्रीवियस ईयर का कंपैरेटिव, समझ गए। यानी प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022, ठीक है। जैसे ये पीरियड था 1 जुलाई 2023 टू 30 सितंबर 2023, तो एज इट इज़ जो इंटरिम पीरियड है वो प्रीवियस ईयर का तो वही कंपैरेटिव तो ये जाएगा 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा कंपैरेटिव जाएगा ईयर टू डेट वाला, करंट पीरियड का, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 का करंट पीरियड का जाएगा आपका कंपैरेटिव, ठीक है। ये बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहाँ से, ईयर टू डेट से 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर, जो ये इंटरिम पीरियड जहाँ एंड हो रहा है वहाँ तक का ईयर टू डेट तक आपका जाएगा कंपैरेटिव फिगर, कंपैरेटिव पीएल 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023, ठीक है। तीसरा ये हो गया। अब लास्ट जाएगा सेम पीरियड का ईयर टू डेट का प्रीवियस ईयर का, यानी 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 कंपैरेटिव जाएंगे। स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले जो करंट पीरियड का जो आपका इंटरिम पीरियड है 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023, इसका कंपैरेटिव जाएगा सेम प्रीवियस ईयर का पीरियड 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022। सेकंड, तीसरा जाएगा 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023, ठीक है, तीसरा। चौथा जाएगा इसका प्रीवियस ईयर, सेम ईयर टू डेट वाला 1 जुलाई 2022 सॉरी 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022। तो इस तरह से आपके 4 जो है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेंगे इंटरिम के केस में, समझ आ गया। अब आगे बातें हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इन दोनों के केस में जो आपके जाएंगे वो जाएगा ईयर टू डेट तक का स्टेटमेंट, करंट पीरियड का, दोनों के केस में ईयर टू डेट यानी 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 का करंट ईयर का, और कंपैरेटिव जाएगा ईयर टू डेट प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 प्रीवियस ईयर का, दोनों केस में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में भी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में भी। तो ये तो हो गया नीरज आपका कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैसे बनानी है, यानी बैलेंस शीट का कंपैरेटिव, लास्ट प्रीवियस ईयर का जो भी क्लोजिंग रिपोर्टिंग पीरियड था वो कंपैरेटिव में, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 3 बता दिए मैंने एक्स्ट्रा आपको, 3 कंपैरेटिव जाएंगे, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ईयर टू डेट का जाएगा, करंट ईयर का ईयर टू डेट और प्रीवियस ईयर का ईयर टू डेट का कंपैरेटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग तरीका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग केस में। अब इसमें कुछ हमें ना प्रिंसिपल्स बताएं कि आपको क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही है कि आपको इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो करना है वही फॉलो करना है जो आप अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो करते हो, यानी जो इनकम और एक्सपेंसेस आपने रिकॉर्ड करने हैं ना इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड में, वो वैसे ही रिकॉर्ड करने हैं जैसे कि आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पे, यानी एज़ पर इंडियाज़ 1 के अकॉर्डिंग और जैस पर और इंडिया से कंप्लाइंस में करते हो। से जैसे कि मान लो कोई इनकम या एक्सपेंस अक्रू हो गया इंटरिम पीरियड में, तो वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये पीरियड में मेरा एक्सपेंस तो हो गया, जैसे मैं बोलूँ बैड डेट का कोई खर्चा है, सेल्स प्रमोशन का कोई खर्चा है, ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, कोई भी खर्चा है जो उस इंटरिम पीरियड में हो गया। जैसे मेरे लिए इंटरिम पीरियड है 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023, इस पीरियड में कोई इनकम एक्सपेंस अक्रू हो गया तो इसी पीरियड में ये रिकॉर्ड होगा। आप इसको डेफर नहीं कर सकते कि भाई अगले पीरियड में सेल ज़्यादा है तो मैं उसको अगले पीरियड में डेफर कर दूँ, नहीं, आपको उसी पीरियड में रखना है। यानी आपका जो मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है ना, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कि आपने जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा उस इनकम के अगेंस्ट, ठीक है। तो वैसे ही आपने रिकॉर्ड करना है उसको, ठीक है, तो इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना। सेकंड, अब जो इनकम टैक्स की बात आती है, देखो इनकम टैक्स में कैसे होता है, इनकम टैक्स का जो है पार्ट है हम सेकंड पार्ट में बताते हैं कि सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि बैलेंस चीज़ें कैसे आपने रिकॉर्ड करनी है इंटरिम फाइनेंशियल के लिए, ओके।